नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जीबी यूट्यूब में आज आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राजवीर सिंह और राजस्थान के कल्चर और हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगली सीरीज आज आप सबके सामने लेकर के आया हूं, जो कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, सीकर जिले के खाटू में श्री श्याम मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन कब होता है? जी हाँ, तो सीकर जिले के श्री खाटू में श्री श्याम मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन कब होता है? हमारा क्वेश्चन यह है। ऑप्शन है माघ शुक्ल द्वादशी, चैत्र शुक्ल द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी और भाद्रपद शुक्ल द्वादशी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो है फाल्गुन शुक्ल द्वादशी। ठीक है, तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो है वो सीकर जिले के खाटू में श्याम बाबा के मेले का वार्षिक मेले का आयोजन होता है। ये एक तरह से लखी मेला माना जाता है और बाबा श्याम जो है इसके मेले में लगभग प्रतिवर्ष जो है इस मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालु भाग लेते हैं। सीकर जिले की जो तहसील है दांतारामगढ़, और दांतारामगढ़ तहसील में मंदिर स्थित है कौन सा? श्री खाटू श्याम जी का। ध्यान रखना, इन्हें तीर्ण बाणधारी और शीश का दानी भी कहा जाता है। इन्हें भगवान श्री कृष्ण जी का अवतारी कहा जाता है और कलयुग में पूजे जाने का भगवान श्री कृष्ण से श्याम बाबा को आशीर्वाद प्राप्त था। इसीलिए कलयुग में दिन प्रतिदिन यहाँ पर बाबा श्याम के मंदिर में जो है श्रद्धालुओं की संख्या रोज जो है बढ़ती जाती है। श्याम बाबा का मेला कब? फाल्गुन माह में फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को। बाबा श्याम के ही क्या हैं, ये जो एक रूप माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। श्याम के रूप में या भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्या होती है? इनकी पूजा होती है। यहाँ पर इस मंदिर में बाबा का केवल और केवल शीश रखा हुआ है, इनकी धड़ नहीं है, इनकी केवल शीश की पूजा होती है। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला कब और कहां लगता है? तो शीतला माता का मेला कब और कहां लगता है, ये हमारा प्रश्न है आज का। ठीक है, पहला ऑप्शन चैत्र कृष्ण अष्टमी सीकर में, चैत्र कृष्ण अष्टमी जयपुर में, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी सवाई माधोपुर में, और अंतिम और चौथा ऑप्शन है चैत्र कृष्ण अष्टमी जयपुर में। ठीक है ना, ये दो ऑप्शन एक हो गए। ठीक है ना, तो कोई सा भी एक मान लो, ये भी सही है और ये भी सही है। इनका मेला जो लगता है वो कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है जयपुर में लगता है। दो ऑप्शन दे दिए गए, वो एक ही बात है, दोनों ऑप्शन सही है ये। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन माता शीतला माता का मेला जो है ये जयपुर में आयोजित होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में माता शीतला की जो प्रतिमा है वो जोधपुर का एक स्थान पड़ता है कागा, और कागा में इनका एक मंदिर था। यहाँ जोधपुर के महाराजा के पुत्र या उनके राजकुमार के जो है चेचक की नामक बीमारी हुई, और चेचक बीमारी होने पर महाराजा जो है कागा मंदिर में जाकर के और माँ शीतला से अपने बच्चों की प्राणों की रक्षा के लिए अर्जी लगाता है। कुछ समय बाद जो राजकुमार था उसकी बीमारी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन राजकुमार की जो है मृत्यु हो जाती है। इससे जोधपुर महाराजा को गुस्सा आया और महाराजा ने जो है माँ शीतला माता की प्रतिमा कागा से उठा करके पहाड़ों में फेंक दी। पहाड़ों में फेंकने से जो प्रतिमा थी वो कैसे हो जाती है? खंडित हो गई। प्रतिमा कैसे हो गई? खंडित हो गई। इस खंडित प्रतिमा को कुछ समय बाद जयपुर के शासक माधो सिंह, सवाई माधो सिंह जो हैं ये जयपुर लेकर के आते हैं। कौन लेकर के आए थे? माधो सिंह। और माधो सिंह इस खंडित प्रतिमा को कागा जोधपुर से लेकर के आते हैं जयपुर, और जयपुर में एक स्थान है, स्थान का नाम मिलता है चाकसू, और चाकसू में एक डोंगरी मिलती है अपने को, सील की डोंगरी। कौन सी डोंगरी है? सील की डूंगरी, जहां पर माता शीतला का मंदिर बनाया गया माधो सिंह जी के द्वारा। वर्तमान में शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू में एक छोटा मंदिर कागा जोधपुर में।
यहाँ पर शीतला माता के मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। तो राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है वो देवी कौन सी है? शीतला माता। शीतला माता के मंदिर में भोग जो है वो ठंडे भोजन का लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शीतलाष्टमी को राजस्थान में बास्योड़ा कहा जाता है। तो देखना, राजस्थान में शीतलाष्टमी को बास्योड़ा कहा जाता है, यानी बासी भोजन का भोग लगता है, इसीलिए कौन सा त्योहार कहते हैं? बास्योड़ा। पहले दिन भोजन पकवान बनाए जाएंगे और दूसरे दिन जो है माता के मंदिर में भोग लगाया जाएगा। शीत की देवी है, मतलब ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। ठीक है। बच्चों की सुरक्षिका कहते हैं, बच्चों के लिए महामाया कहा जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों की चचक की जब बीमारी हो जाती है तो माता को धोख लगाने पर या माता को अर्जी लगाने पर उन बच्चों की जो है चचक की बीमारी से होता ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। शीतलाष्टमी के दिन माता की पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है और खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। शीतला माता का जो वाहन है वो वाहन मिलता है अपने को गधा। इनका पुजारी जो है वो पुजारी होता है कुम्हार जाति का, पुजारी होता है कुम्हार जाति का, और वाहन होता है क्या? गधा। ये जयपुर सहित अन्य जिलों में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन पूजा होती है, लेकिन जोधपुर और पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों में शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। वो चैत्र जो है कृष्ण सप्तमी के दिन होता है, यानी एक दिन पहले होता है उस वाले क्षेत्र में और इधर एक दिन बाद में होता है। तो 2 दिन लगता है। कोई पूछे चैत्र कृष्ण सप्तमी भी तो वो भी ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी तो वो भी ठीक है। इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मारवाड़ में गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना भाई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी। और मंदिर कहाँ बना हुआ है? जयपुर में। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये लो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारा है आज आपके लिए। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, और क्वेश्चन का नाम जो है आप आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन कि राजस्थान में जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में जीर्ण माता का मेला, तो देखिए राजस्थान में जीर्ण माता का मेला ऑप्शन 1 जोधपुर में, बीकानेर में, सीकर में, दौसा में। तो जीर्ण भवानी या मां जीर्ण का मेला जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित होता है। सीकर का एक स्थान है सीकर जिले का जिसका नाम मिलता है अपने को रेवासा। कौन सा स्थान है? रेवासा। और इस रेवासा की पहाड़ियों में 3 ओर से घिरा हुआ मां जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में मां जीर्ण की जो है अष्टभुजी प्रतिमा लगी हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि मां जीर्ण जो है इनके मंदिर में बकरे के कानों की प्रतीकात्मक बलि चढ़ाई जाती है। हालांकि पहले कभी ये जो बलि है वो प्रतीकात्मक ना होकर के पूरे बकरे की बलि चढ़ाई करती थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा बलियां बैन करने के बाद से वर्तमान में जीर्ण माता के मंदिर में केवल और केवल प्रतीक स्वरूप माता के कानों की बलि चढ़ाई जाती है या प्रतीक के रूप में भेंट चढ़ाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखना। जीर्ण माता जो है वो चौहानों की आराध्य देवी है। तो एक तो ये याद रखना भाई, चौहान जो शासक हुए उनकी तो क्या मानी जाती है? आराध्य देवी मानी जाती है। दूसरा, जो मीणा समुदाय के लोग हैं तो मीणाओं की ये जीर्ण माता जो है कुल देवी मानी जाती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई। चैत्र शुक्ल और अश्विन शुक्ल नवरात्रों में जीर्ण माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। तो वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। कितने बार मेले का आयोजन होता है? 2 बार। 2 बार मैंने बताया, एक तो चैत्र माह में और एक जो है अश्विन माह में यहाँ पर क्या होगा? मेले का आयोजन होगा। तो ये बात भी ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल और अश्विन शुक्ल नवरात्रों में माता के मंदिर में मेले का आयोजन होता है। बहुत शानदार बात है कि राजस्थान के सीकर जिले में जीर्ण माता का जो है मंदिर बना हुआ है, जिसमें वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है, एक चैत्र नवरात्रों में और एक अश्विन नवरात्रों में। ठीक है, याद रहेगा। चौहानों की जो है आराध्य देवी, मीणाओं की जो है कुल देवी है, ये भी ध्यान रखना। माता की यहाँ पर जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा, कितनी भुजाओं वाली प्रतिमा है? अष्टभुजाओं वाली प्रतिमा लगी हुई है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। और मीणा जो है वो शक्ति के रूप में माता की पूजा करते हैं। किस रूप में पूजा करते हैं? शक्ति के रूप में। बकरे के कानों की यहाँ पर जो है प्रतीकात्मक भेंट या बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है। जीर्ण माता का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में। और अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है,
चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि चौथ माता किस जनजाति की जो है कुल देवी है, आराध्य देवी है? ऑप्शन 1 सांसी, कंजर, दामोर, ग्रासिया। तो चौथ माता कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है? तो ये हो जाएगी कंजरों की। किनकी आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की क्या है? आराध्य देवी है। चौथ माता का जो मंदिर है ये हमारे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, कौन से में? सवाई माधोपुर जिले में है भाई, ठीक है ना। और सवाई माधोपुर का एक स्थान पड़ता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। यहाँ पर जो है माता का एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर माता की पूजा होती है। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि कंजर जाति का जो कुल देवता है वो है हनुमान जी। ऐसा कहा जाता है कि कंजर जाति के जो लोग हैं वो बड़े निराले हैं भाई, चोरी वगैरह क्या करते हैं। तो ये लोग, इनका व्यवसाय है चोरी करना, और ये लोग जब चोरी करने जाते हैं तो पहले हनुमान जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज हनुमान जी आप हमें शक्ति दो, चोरी में जो है सफल कराओ, और चोरी करने में सफल होने पर जितनी भी चोरी होगी उसमें से कुछ पाती हम आपके नाम की दे देंगे। और जो ये इस प्रकार का आशीर्वाद लेते हैं इसे कहा जाता है पाती मांगना। क्या कहते हैं? पाती मांगना। तो पाती मांगना पड़ता भी किन से संबंधित है? कंजरों से। इनमें एक मृतक संस्कार भी बहुत तेज है भाई। इनमें मृतक व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। जहां और कहीं गंगा जल की बूंदें डालते हैं, इनके यहाँ पर रिवाज है कि शराब की बूंदें डालेंगे। वाह जी वाह, बड़े मजे हैं तुम्हारे यार, मरने के बाद भी शराब नहीं छोड़ते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बात करें चौथ माता की, तो राजस्थान में प्रसिद्ध चौथ का व्रत, ठीक है। कार्तिक माह में चौथ का व्रत होता है जो सुहागन महिलाओं के द्वारा, किनके द्वारा? सुहागन महिलाओं के द्वारा चौथ का व्रत किया जाता है। याद रखना, केवल और केवल कौन? सुहागन महिलाएं। हाँ भाई, जो विवाहित महिलाएं हैं, सुहागन महिलाएं हैं, वो अपनी पति की दीर्घायु हेतु कार्तिक माह में जो है चौथ का व्रत रखती हैं। तो ध्यान रखना भाई, कुंवारी लड़कियां ये व्रत नहीं रखती हैं। कहीं ना कहीं अगर कुंवारी लड़कियों ने ऐसा व्रत रखा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रखी है, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। चौथ का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और चौथ के व्रत के दिन की एक विशेषता और कि इस दिन जो है मिट्टी से बने करवे का विशेष महत्व है। मिट्टी से बने करवे का विशेष महत्व है, ये थोड़ा ध्यान देना। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा में। किस जनजाति की जो है आराध्य देवी है? तो कंजरों की क्या है भाई? ये आराध्य देवी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध में ये देखो, ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत शानदार है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की बेगल सेना का कमांडर कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की बेगल सेना का कमांडर कौन था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ बात करेंगे, पहले देखते हैं कमांडर की। तो ऑप्शन मिलता है जीवा शाह, पुंजा, लूणा चावड़िया, हाकिम का सूर। हाकिम का सूर महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था, लेकिन एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। जहां पूछा गया है भील सेना का कमांडर, यह सेनापति, तो कौन सा हो जाएगा? पुंजा। कौन था? पुंजा। तो यहां पर अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा? ब ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, कौन था? पुंजा। बात करें कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तो देखेंगे 18 जून 1576 को। ठीक है, हल्दी घाटी का मैदान जो है ये पड़ता है राजसमंद जिले में। कहां पड़ता है भाई? राजसमंद जिले में। ये युद्ध जो है एक तरफ तो अकबर की सेना और एक तरफ जो है महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन था? मान सिंह, जो कि आमेर का शासक था, राजपूत था। इनका जो सेनापति था वो तो एक तो था हकीम खां। कौन था भाई? हकीम खां।
और दूसरा सेनापति था इनका अभी जिसकी हम बात करें भील सेना का, पुंजा। कौन था? पुंजा। तो ध्यान रखना 18 जून 1576 को राजसमंद के हल्दीघाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। निर्णायक युद्ध माना जाता है। कुछ इतिहासकार यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध की तारीख जो है वो 21 जून बताई गई है। किसके द्वारा? गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। तो ये भी याद रखना, कई जगह आपने सुना होगा कि भाई 21 जून क्यों बताया जाता है। तो एक इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ जी शर्मा, जिनके अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध की तारीख जो है वो क्या बताई गई है? 21 जून बताई गई है। इतना खतरनाक युद्ध हुआ, ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो है वो एक सूर योद्धा वीर पुरुष था, धरती पुत्र था, और मेवाड़ का शेर उसे कहा जाता है, मेवाड़ केसरी उसे कहा जाता है, बड़ा ही बलवान पुत्र था। इसीलिए कुछ कहानियां बनी हुई हैं, और ऐसे मेवाड़ की जो माटी है, मेवाड़ की माटी का कण कण जो है वो महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं गाता है। महाराणा प्रताप जो है उनके बारे में कहा जाता है कि मायड़ पूत जने तो एड़ो, मायड़ पूत जने तो एड़ो, जेड़ो महाराणा प्रताप, अकबर ओंज के सूतो से जान सिराने सांप। मायड़ पूत जने तो एड़ो, जेड़ो महाराणा प्रताप, अकबर ओंज के सूतो जान सिराने सांप। कि अकबर में इतना भय था महाराणा प्रताप का कि रात में जैसे सपने में किसी को सांप दिखाई दे तो कैसे चमक के उड़ जाता है आदमी सपने में, उस प्रकार से भय था। अगर नींद में अकबर की कोई बात कर ले या प्रताप की कोई बात कर ले या प्रताप का चेहरा अकबर को दिखाई दे जाए तो अकबर सपने में चमक करके उड़ जाया करता था कि बाप रे प्रताप आ गया सामने। इतना भय था प्रताप का, ऐसा वीर सूरवीर योद्धा था प्रताप। तो मेवाड़ केसरी के रूप में जाना जाता है कौन है? प्रताप को। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था, घोड़े का नाम मिलता है अपने को चेतक। चेतक जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। याद रखना इसका परिणाम तो अनिर्णायक रहा। और ठीक है ना, ये कब इसका सेनापति की बात करें तो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का भील सेना का कमांडर या सेनापति कौन था? तो पुंजा था। भाई ये वाली बात जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे। हाँ जी, क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो बात कर रहे हैं किसकी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की। तो प्रतिहार राजा कौन था? पहला ऑप्शन है भोज प्रथम, दूसरा मिलता है राम भद्र, तीसरा है वत्सराज, चौथा है भोज द्वितीय। तो कौन से प्रतिहार शासक के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो कौन सा हो जाएगा? भोज प्रथम। ध्यान रखना, भोज प्रथम के समय में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। इस प्रशस्ति से प्रतिहार शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रतिहारों का इतिहास की जानकारी मिलती है कौन से? ग्वालियर प्रशस्ति से। त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से, यह बात भी ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी, क्वेश्चन है राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपना पशुपालन की बात कर रहे हैं, सभ्यताओं की बात कर, राजस्थान की जो पूर्ण प्राचीन सभ्यताएं हैं, ठीक है ना, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। पहला है कालीबंगा, दूसरा गणेश्वर, अहाड़ और बागौर। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? गणेश्वर से। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, कहां से मिलते हैं? गणेश्वर से। ठीक है, अब कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, हल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्राचीन पशुपालन के साक्ष्यों की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? गणेश्वर से। जूते हुए खेत के साक्ष्यों की बात करें, है ना, जूते हुए खेत और हल की बात करें, ऊंट की बात करें, तो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। लेकिन गणेश्वर से कौन से प्राप्त होते हैं? पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है, सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होते हैं? गणेश्वर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लो।
राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जी, किसमें है प्रथम वो देखते हैं। तो राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहां पर सरकारी स्कूलों में नो बैग डे लागू किया गया, मतलब बैग नहीं लाना है। क्या नहीं लाना है? बैग नहीं लाना। तो ये देखना, ठीक है। अब किस दिन बैग नहीं लाना है, यहां पर दिन पूछा है, तो वह दिन कौन सा है? वह दिन कौन सा है? अपना क्वेश्चन ये रहेगा, कौन से दिन जो है बैग नहीं लाना है। तो अब वो दिन कौन सा है, करते हैं बात। शनिवार, ठीक है ना। कौन से दिन की बात कर रहे हैं? शनिवार की। तो अब से राजस्थान में शनिवार के दिन बच्चों, स्कूली बच्चों को बैग लेके नहीं आना है। तो क्या लेके आना है? कुछ नहीं लेके आना है, बस ऐसे ही आ जाना है। खाना खाने की व्यवस्था मिड डे मील की वहां पर होती है स्कूलों में। इसके अलावा आपको खेलना कूदना है, ठीक है ना। आपको अदर एक्टिविटीज करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है, गाने सीखने हैं, सॉन्ग करना है, डांसिंग सीखना है, कल्चरल एक्टिविटीज आपको सीखनी है। और सारी चीजें आपको शनिवार के दिन करनी है, सैटरडे के दिन करनी है। तो राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जिसने शनिवार के दिन नो बैग डे के रूप में घोषित कर दिया है। यह बात ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार ने किस दिन को स्कूलों में नो बैग डे के रूप में घोषित किया है, कौन से दिन को? शनिवार को। क्लियर? चलते हैं आगे। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। स्वतंत्रता सेनानी है और उनका जो है कर्मस्थलीय कार्य क्षेत्र दे रखा है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो देखना है अपने को। तो इसकी अपन जो है बात कर रहे हैं, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो बात करते हैं। करसनदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत बता रखा है। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, सही है। रघुवर दयाल बीकानेर, ये भी सही है। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, तो यहां दे रखा है अलवर, ठीक है ना। माणिक्यलाल वर्मा कहां से थे भाई? उदयपुर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था, ठीक है ना। किन्होंने? माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो ध्यान देना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी किन्होंने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना भाई। अगला हमारा प्रश्न है, ओ जी वाह जी वाह जी, देखो बहुत शानदार प्रश्न। ओहो, कमला और इलायची। कमला और इलायची किस चित्रकला की शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? है ना। कमला इलायची वो नहीं चाय में डालते हैं जो कि चबा जाओ के इलायची का नाम सुनते ही बड़ी चाय की महक आती है ना। वो चाय जो है वो हमारे भारतीय कल्चर और राजस्थान के कल्चर का, संस्कृति का एक रूप ले चुकी है, स्थान ले चुकी है। अब जब भी मेहमान घर पे आते हैं तो पहला प्रोग्राम ये होता है, सब चाय पियोगे, है कि नहीं है। मेहमान नवाजी का रूप हो गया चाय। तो चाय में चाय, जब भी इलायची का नाम आता है चाय की याद पहले आ जाती है। तो कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं? बूंदी शैली की नहीं है जी, नाथद्वारा सही है। जोधपुर शैली की नहीं है, किशनगढ़ शैली की नहीं है। कहाँ की है? नाथद्वारा शैली की। यहाँ देना भाई, नाथद्वारा शैली से कुछ चित्र जो है वो किस प्रकार के चित्र अपने को देखने को मिलते हैं? तो आसमान में देवी देवताओं की चित्रण, आसमान में देवी देवताओं का चित्रण, देवी देवताओं का चित्रण, ये कौन सी चित्र शैली की विशेषता मानी जाती है? तो कौन सी की मानी जाती है? नाथद्वारा शैली की। और कमला और इलायची दोनों जो हैं महिला चित्रकार है, कौन सी शैली की? नाथद्वारा चित्र शैली की। चले आगे। ओ जी, लो जी साहब, अटपटी पगड़ी है ना। और मैं कह रहा हूं राजस्थान में तो अटपटी पगड़ी नहीं है, हमारे यहाँ तो अटपटे लोग पाए जाते हैं, बड़े अटपटे लोग। राजस्थान में बड़े अटपटे लोग पाए जाते हैं, खतरनाक वाले लोग पाए जाते हैं,
है ना। अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर हमारा कल्चर है, राजस्थान की संस्कृति बहुत प्यारी है भाई। खतरनाक खतरनाक लोग यहाँ पर पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो अटपटी पगड़ी चित्रकार की किस शैली से संबंधित है? चित्रकला की, ठीक है ना, चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी तो बूंदी से नहीं है, कोटा से भी नहीं है, मेवाड़ की है ये, आमेर की नहीं है। तो अटपटी पगड़ी चित्र शैली की किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ तो पगड़ी क्या, लोग अटपटे होते हैं। इसी प्रकार एक कहावत है कि राजस्थान में भाई एक कहानी ऐसी बताई जाती है, ठीक है ना। ऐसी पहेलियां ऐसी मिलती हैं कि भाई एक बार किसी ने पूछा और कोई जो है अपने पिता की जो है एक अर्थी सजा के लेकर के जा रहा था। तो रास्ते में किसी ने पूछ लिया भाई बेचारे कि बापूजी मर गए, पिताजी मर गए, तो उसके बेटे जो थे वो कंधा देख के जा रहे हैं, रास्ते में रोना हो रहा है, बापूजी मर गया रे बार, बापूजी मर गया रे बार, ऐसे करते हुए जा रहे हैं वो तो खतरनाक तरीके से। रास्ते में किसी ने पूछ लिया अरे क्या हो गया, काई बात होगी? कोई दो लोग आ रहे थे, पूछा अरे काई बात होगी, और मर गो के? तो उस बच्चे ने बड़ा गुस्सा है, यार कैसी बातें कर रहा है। उसने कहा नहीं मरा नहीं है, गुमान लेके जा रहे हैं, घुमा के ला रहे हैं शहर में, इसको घुमा के लेके आ रहे हैं, मरा नहीं जिंदा है। तो अटपटे लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी अटपटे होते हैं, तो जवाब भी बड़े ही अतरंगी होते हैं। राजस्थान के कल्चर में बहुत शानदार कल्चर है हमारा। तो अटपटी पगड़ी मेवाड़ की। हाँ जी, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, जयगढ़ दुर्ग आमेर में। तो ये तो पता है आपको भाई, जो राजस्थान का पहला राजस्थान में जो विजय स्तंभ है वो कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है, प्रसिद्ध है विजय स्तंभ। और कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। 9 मंजिला विजय स्तंभ है ये, लेकिन प्रथम जो है वो कहां पर है? बयाना में। और बयाना के भरतपुर में जो है एक प्राचीन विजय स्तंभ, इसके निर्माण संबंधी कोई जानकारी नहीं मिलती ज्यादा कि कहां से निर्माण, अलग अलग तथ्य मिलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कौन सा है? बयाना दुर्ग में है, जो भरतपुर में बयाना दुर्ग है। एक जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है तो वो चित्तौड़गढ़ में है, जो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसे हिंदू देव देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ये राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है, इसके ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो विजय स्तंभ के बारे में चीजें ध्यान रखना। चले आगे।